कांग्रेस परिवार के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मध्य प्रदेश का चुनाव अपने निर्णायक दौर में आ चुका है। इस रविवार को मतगणना होनी है। हमने मतगणना को लेकर एक छोटा सा प्रशिक्षण का वीडियो तैयार किया है, जो हमारे प्रत्याशी को या उनके काउंटिंग एजेंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद हमें डाक मतपत्र से लेकर ईवीएम तक की काउंटिंग को लेकर क्या जरूरी दिशा निर्देश होते हैं, क्या जरूरी सावधानी रखना होती है, उसको लेकर हमने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। आप सभी ने काफ़ी मेहनत की चुनाव में। हमारे नेताओं ने माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता की आवाज़ बनकर लड़ाई लड़ी है और वो लड़ाई अब अपने निर्णायक दौर में आ चुकी है। अंतिम दिन अगर हम सजग रहेंगे, अलर्ट रहते हैं और पूरी चिंता के साथ आखिरी तक अगर मुस्तैदी के साथ लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जनता की सरकार, माननीय कमलनाथ जी की सरकार स्थापित होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं जो मैं चाहता हूं कवर करके आपको क्लैरिटी हो, समझ आ जाए। तो हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि हमें काउंटिंग डे पर जरूरी है, जिसमें डाक मतपत्र से लेकर ईवीएम तक की काउंटिंग और डेटा को किस तरीके से हमें पोस्ट करना है, किस तरीके से हमको जो शीट दी जाएगी हमारे कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा, उसमें कहाँ उनकी पोस्टिंग करनी है। इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगी। एक बार अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो मतगणना वाले दिन हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो समय प्रबंधन, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग सभी एजेंट्स अपने विधानसभा क्षेत्र का जो भी निर्धारित हाल है वहाँ पर समय से पहले पहुँच जाएं। अगर किसी कार्यकर्ता को पर्याप्त जानकारी नहीं है तो वो प्रत्याशी के कार्यालय से एक दिन पूर्व जानकारी भी ले लें। कुछ बात समझना बची हो तो एक बार फिर उनसे चर्चा कर लें। और सभी मतगणना एजेंट और प्रत्याशी और इलेक्शन हमारे जो प्रत्याशी वहाँ पर उपस्थित होंगे या उनके जो प्रतिनिधि हैं जिनको उन्होंने नियुक्त किया है, उनके संपर्क में रहें काउंटिंग के दौरान। ये एक बहुत ज़रूरी विषय है, समय प्रबंधन। ये एक बेसिक अरेंजमेंट है जो कि लगभग मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, सभी विधानसभा में सामान्यतः 14 टेबल लगती है। हर विधानसभा में एक रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल होती है और कैंडिडेट्स के एजेंट्स की सिटिंग होती है। दोस्तों, यहाँ पर ये 14 का बेसिक फार्मूला है। कुछ जिलों में कलेक्टर ने विशेष परमिशन लेके 16, 20 और 21 टेबल भी लगाई हैं। तो ये डिपेंड करता है जिलावार में। तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि 14 से लेकर 20 तक की टेबल भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हो सकती है। शासन की गाइडलाइन एक 14 टेबल को लेकर है। कुछ जिलों में ये व्यवस्था बनाई गई है ताकि समय पर काउंटिंग हो। तो ये एक फिगर चेंज हो सकता है टेबल का। अब जब मतगणना कक्ष में हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो अनुशासन है, जो शिष्टाचार है, उसको लेकर कुछ नियम है जो कि हमारे एजेंट्स को हमें ध्यान रखना जरूरी है कि एजेंट हमेशा अपनी टेबल पर बैठें। जो टेबल आपको अलॉकेट की है, जो टेबल आपको दी गई है, उसी टेबल पर हमको पूरे समय रहना है। वहीं पर होने वाली पूरी प्रक्रिया को देखना है, समझना है, उसके समय समय पर उसकी नोटिंग करना है। तो अपनी टेबल पर बैठना है। मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वो निर्वाचन अधिकारी और सुपरवाइज़र को सिर्फ परमिशन होती है, बाकी एजेंट को ये परमिशन नहीं होती है। मतगणना एजेंट को हॉल में घूमने की इजाज़त नहीं होती है। मतलब हाँ, इलेक्शन एजेंट जिनको मेन ऑथोराइज किया वो मूव कर सकते हैं समझने के लिए, आपके आसपास आ सकते हैं, पर आप जो मेन एजेंट हैं उनको अपने टेबल पर रुकना है, वहीं पर पूरी प्रक्रिया देखना है। एक व्यक्ति प्रत्याशी उनके एजेंट को एक टेबल पर ही उपस्थित रहना है। जैसे मेरी ड्यूटी अगर टेबल 1 पे लगी है तो फिर मैं टेबल 2 या 3 पे जाने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। ये छोटी सी बात हम सभी को समझने की है। निर्वाचन अधिकारी शंका होने पर किसी भी एजेंट की तलाशी ले सकता है या वो प्रक्रिया को चेक कर सकते हैं। हाँ, पुलिस बल जो होगा, केंद्रीय पुलिस बल, वो काउंटिंग हॉल के बाहर हो सकता है, अंदर आने की परमिशन उनको नहीं होगी। जो निर्वाचन अधिकारी की परमिशन के बिना हॉल में कोई भी प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे बिंदु हैं जिनको हमें समझना जरूरी। रिटर्निंग ऑफिसर की इंस्ट्रक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी पूरे समय काउंटिंग में, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम डेटा के साथ लिखित में व्यवहार करने की कोशिश करें। जितना फोकस हम लोग काउंटिंग के समय करेंगे उतना अच्छे से हमारी प्रक्रिया को और हमारे प्रत्याशी पक्ष में
हम काउंटिंग को लिख पाएंगे और जो एक हमारी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद सबसे पहली जो प्रक्रिया हमारी शुरू होती है डाक मतपत्र की गिनती, क्योंकि दो तरीके के होंगे। पहले डाक मतपत्र की गिनती होगी, उसके ठीक 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती प्रारंभ होना शुरू होगी। ये नियम है कि डाक मतपत्र की गिनती के आधे घंटे बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू की जाती है। तो ये बात थोड़ा सा आपको भी समझना है। जो हमारे साथी डाक मतपत्र की गिनती में रहेंगे ये उनके लिए विशेष है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये खासकर उन साथियों के लिए ज़्यादा जरूरी है जिनकी ड्यूटी डाक मतपत्र की काउंटिंग के लिए लगी है। यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट बात है। नियम 54A के तहत डाक मतपत्रों की गणना सबसे पहली बार होगी, पहले चरण के रूप में होगी। यहाँ पर यह काम ईवीएम के पहले सामान्यतः पूरा किया जाता है, पर जहाँ पर डाक मतपत्र ज़्यादा संख्या में वहाँ पर डाक मतपत्र की काउंटिंग चलती रहेगी। आधे घंटे बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये नियम है कि 30 मिनट बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू की जाती है। ये क्लियरिटी आपको होना जरूरी है। डाक मतपत्र गिनती निर्वाचन अधिकारी की टेबल पर होगी, मतलब जहाँ भी आरओ की टेबल है, रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल है, वहाँ पर डाक मतपत्र की गिनती होगी। और आरओ को सहयोग करने के लिए वहाँ पर जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है, जो इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, जो इस प्रक्रिया को पूरा फिनिश करते हैं। अब गिनती शुरू होने के लिए निर्धारित समय से पहले प्राप्त सभी डाक मतपत्रों को वहाँ पर लाया जाएगा। मतलब बीच में एक बार सारे डाक मतपत्र आपके सामने आ जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी डाक मतपत्र निर्धारित समय के बाद आएंगे, फॉर्म 13C के लिफाफे नहीं खोले जाएंगे। अगर एक बार डाक मतपत्र की काउंटिंग शुरू हो गई है तो फॉर्म 30C के लिफाफे नहीं खोले जाएंगे। उसके बाद अगर वो समय पे आ गए तो वो काउंटिंग में लिए जाएंगे। उन्हें अस्वीकार किया जाता है और उस पर विवरण अंकित करके सीलबंद पैकेट में अलग रखा जाता है। फिर वो बाद की प्रक्रिया में हमारे प्रत्याशी और उनके जो भी निर्धारित एजेंट और प्रतिनिधि होंगे वो आपको आगे गाइडलाइन उस विषय में दे सकते हैं। वहाँ पर डाक मतपत्र की गणना में 2 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर। ये 2 तरह के होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रेषित किए गए डाक मतपत्र हैं और दूसरे सामान्य डाक मतपत्र जिनको पोस्टल बैलेट या नॉर्मल डाक मतपत्र बोलते हैं हम लोग। तो ये 2 तरीके के होते हैं। दोनों ही डाक मतपत्र की गणना एक ही तरीके से होती है। मतलब जब इनकी काउंटिंग होगी पोस्टल बैलेट की तो वो तरीका एक ही होगा, सिर्फ वेरिफिकेशन करने की प्रोसेस अलग अलग है। मतलब वो डाक मतपत्र वैलिड है या नहीं है उसकी प्रक्रिया में छोटा सा अंतर होता है। बाकी काउंटिंग की प्रक्रिया दोनों की सेम होती है क्योंकि भौतिक आधार पे होगी वो सामने। जो इलेक्ट्रॉनिक वाले डाक मतपत्र हैं इनको QR कोड से स्कैन करके वेरीफाई किया जाता है। मतलब QR कोड से वेरीफाई किया जाएगा कि जो फॉर्म एनवलप डाक मतपत्र आपको जारी किया गया था वही हमको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये QR कोड को स्कैन करके किया जाता है। नॉर्मली हम कोशिश करें, हमारे प्रत्याशी कोशिश करें कि वहाँ पर जो व्यक्ति की ड्यूटी हो वो थोड़ा सा टेक्निकली इक्विप्ड हो, थोड़ा टेक्नोलॉजी समझते हों, वो QR की स्कैनिंग समझ पाए, कोड स्कैनिंग समझ पाए। ऐसे साथ ही वहाँ पर ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों बाहरी लिफाफे को चेक करना, QR कोड को स्कैन किया जाता है, ये मेन प्रोसेस रहती है यहाँ पर उसको वेरीफाई करने के लिए। डाक मतपत्र की जब भी गणना होती है तो वेरिफिकेशन होने के बाद सबसे जरूरी बात क्या होगी कि जो आंतरिक लिफाफे हैं उनकी क्रम संख्या का मिलान करना है। मतलब ये लेयर मैंने सामने आपके शो की है। सबसे इंटरनली फॉर्म 13A है जिससे डाक मतपत्र जो जिनने वोट दिया है, चाहे वरिष्ठ जन ने दिया हो या फिर जो हमारे शासकीय कर्मचारी हैं उन्होंने जो वोट दिया फॉर्म 13A है वो। उसके ऊपर एक इंटरनल एनवलप होता है जो फॉर्म 13B है, ये उसमें कवर्ड है। ये मैप्ड होती है दोनों, इनके नंबर भी डिसाइडेड होते हैं। और इसके बाद एक बाहरी लिफाफा होता है जो फॉर्म 13C है। ये लेयर आपको मिलेगी हमेशा डाक मतपत्र के साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसको देख लें आप प्रॉपर तरीके से कि ये लेयर आपको वहाँ पर दिखेगी जब भी डाक मतपत्र काउंटिंग के लिए आपके साथ आते हैं। और हमें क्या करना है, लिफाफे में 13A में दी गई क्रम संख्या का मिलान करना है। मतलब लिफाफे में जो पोस्टल बैलेट का जो नंबर है वो नंबर दोनों में दिया रहता है क्योंकि जब इशू किया जाता है तभी वो नंबर दोनों तरफ एक जैसा होता है। तो वही बैलेट आपको रिसीव हुआ है काउंटिंग के समय, इसको सुनिश्चित हमें करना रहता है यहाँ पर।
अब जब डाक मतपत्र की गिनती शुरू होगी तो 2-3 बिंदु जरूरी हैं। सबसे पहले वैलिड डाक मतपत्र गिनेंगे, जो डाक मतपत्र वैलिड काउंट होंगे उनकी गिनती होगी, और हमारे प्रत्याशी को जो वोट मिले उनके पक्ष में उसकी काउंटिंग होगी। हालांकि हमको दोनों के बारे में जानकारी रखना है कि हमारे जो विपक्षी पार्टी के या जो प्रमुख उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में, उनकी काउंटिंग को भी आपको दिमाग में रखना है। उसी से हमें ओवरऑल पिक्चर समझ में आएगी। हमेशा हर प्रत्याशी को जो टोटल वोट मिले डाक मतपत्र में उसकी गणना होगी, उसकी कैलकुलेशन होगी। फिर इसको सावधानीपूर्वक फॉर्म 20 में भरा जाएगा। ये फॉर्म 20 वो शीट है जहां पर ईवीएम की भी काउंटिंग जब आएगी बूथ वाइज तो आखिरी में वो फॉर्म 20 में पोस्ट होगी। फॉर्म 17C से काउंटिंग जब आएगी तो फॉर्म 20 के अंदर उसके रिजल्ट शीट में ये सारी एंट्री होगी। तो जब भी हमें हमारे प्रत्याशी को टोटल जितने भी डाक मतपत्र में वोट मिले, हमारी विपक्षी पार्टी के लोगों को जो मिले, उसकी काउंटिंग आपको फॉर्म 20 में बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ एंट्री करनी, रखना है, समझना है। और डाक मतपत्र की गणना राउंड की रिजल्ट की घोषणा सभी प्रत्याशियों के लिए एक साथ होगी। मतलब अगर हमारे यहाँ 8 या 10 प्रत्याशी हैं तो डाक मतपत्र मान लिया 2000 मतपत्र मान लिया डले, तो वो सभी प्रत्याशी को किसको कितने प्राप्त हुए एक साथ सभी की घोषणा की जाएगी। यहाँ पर सभी वैध मतलब वैलिड और इनवैलिड जितने भी हमारे डाक मतपत्र हैं उनको अलग अलग बंडल बना के सील किया जाएगा। मतलब वैलिड का अलग बंडल होगा, इनवैलिड का बंडल अलग बन जाएगा, और विधानसभा का नाम, उसकी तारीख, सारी जानकारियां उस पर लिखने के बाद उसको अलग रख दिया जाएगा। मतलब काउंटिंग होने के बाद वैध भी मतलब वैलिड भी और इनवैलिड भी दोनों तरह के डाक मतपत्रों को अलग अलग रख के उनको सील पैक करके रखा जाएगा। ये मेन हमारी काउंटिंग की प्रक्रिया होगी समझने की। एक जरूरी बात हमें समझना है कि डाक मतपत्र किन परिस्थितियों में निरस्त होता है। सबसे पहले तो यदि कोई वोट दिया गया नहीं हो, आपको खाली डाक मतपत्र दिख रहा हो और किसी भी मतदाता ने उसमें सील नहीं लगाई कि मतलब किस उम्मीदवार को देना है वोट, ये डिसाइड नहीं है, तो ये निरस्त होगा वोट। एक से ज़्यादा प्रत्याशी को अगर वोट दे दिया गया है तो भी वो निरस्त की कैटेगरी में जाएगा। यदि मतपत्र जाली हो या छत विक्षत हो, फटा हो, कटा हुआ मतपत्र हो, तो भी वो रिजेक्शन की कैटेगरी में जाएगा उस केस में। या फिर डाक मतपत्र के साथ जो कवर बी जो 13B अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो भी वो रिजेक्शन में जाएगा, क्योंकि डाक मतपत्र 13B से उसके नंबर को मैच करता है, उसके बाद उसकी वैलिडिटी तय होती है यहाँ पर। इसके बाद मतपत्र में दिए गए वोट के विषय में अगर आपको शंका है कि किस प्रत्याशी को मिला है, आपको यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखना है कि वोट हम थोड़ा सा मतलब यहाँ पर इस बात की सावधानी देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में किस प्रत्याशी को लेके जा रहा है, तो उसके अनुसार हम वहाँ पर निर्णय ले सकते हैं अपना। वोटर की लिखावट को लेके या ऐसा कुछ मतलब आपको अंदेशा दिख रहा हो कि उससे किसी मतदाता की पहचान हो सकती है तो भी वोट निरस्ती की कैटेगरी में जाता है। तो ये कुछ बेसिक बिंदु हैं जो बताते हैं कि डाक मतपत्र किन परिस्थिति में निरस्त हो सकता है। अब हम बात करेंगे ईवीएम से काउंटिंग को लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डाक मतपत्र के लिए तो 2 या 3 हमारे जो प्रतिनिधि होंगे वही इस काम को कर लेंगे। अधिकांश जो हमारे मतगणना एजेंट हैं उनका ईवीएम की टेबल के साथ काउंटिंग में उनकी ड्यूटी रहेगी, वहाँ पर उनकी मौजूदगी रहेगी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन यहाँ पर रखना होगी। अब हम बात करेंगे कि ईवीएम के साथ जो वोटिंग हुई है, ईवीएम में जो वोट दर्ज हैं उनकी काउंटिंग किस तरीके से होती है। सबसे पहले एक फ़ोटो आपके सामने अभी है जो बताता है कि ये जो राइट में मुझे दिख रहा है ये ईवीएम जहाँ पर हमने वोटिंग की थी, ये वो बैलेट यूनिट है पूरी, जो काउंटिंग के दौरान आपके सामने नहीं आएगी। आपके सामने ये कंट्रोल यूनिट आएगी। कंट्रोल यूनिट आपके सामने काउंटिंग के लिए लाई जाएगी। तो जिसमें वोट डला है ये मशीन आपके सामने नहीं आएगी। जो कंट्रोल यूनिट है जिसमें वोट स्टोर हुआ है, जिसकी मेमोरी में वोट स्टोर हुआ है, ये मशीन आपके पास काउंटिंग के लिए आपके टेबल के सामने लाई जाएगी। अब ये मैंने राउंड 1 में एक 14 के हिसाब से लिखा है कि राउंड 1 में बूथ वाइज 14 बूथ की हो गई, कहीं 16 या 18 अगर टेबल लगेगी तो 16 या 18 बूथ की एक साथ ईवीएम आएगी पहली बार में, जिसको राउंड 1 बोल रहे हैं हम यहाँ पर। वैसे ही जब राउंड 2 होगा तो उसके आगे के बूथ की काउंटिंग की टेबल आ जाएगी। अगर मैं 14 के एग्जाम्पल से बात करूँ यहाँ पर, तो पहले राउंड में 14 बूथ का डेटा ईवीएम आ गई हमारे पास।
फिर राउंड 2 में अगली 14 बूथ की ईवीएम आ गई। इससे हमारे राउंड वाइज कैलकुलेशन आएगी कि राउंड वाइज हमारे प्रत्याशी की स्थिति क्या है उस विधानसभा में। तो ये एक बेसिक सैंपल है समझने के लिए। ये मैं बार बार आपको नोट कर रहा हूँ, सामान्य में 14 है, लेकिन आप ये तय कर लेंगे कि प्रत्याशी को जानकारी दी है जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा कि वहाँ पर इस अरेंजमेंट को अगर उन्होंने बदला है तो 16, 18, 20 टेबल अगर लगाई गई हैं तो वो उसकी सूचना आपके संबंधित प्रत्याशी को मिली है यहाँ पर। अब सबसे पहली जरूरी बात, ईवीएम जिस बॉक्स में हमारे सामने आती है, इस बॉक्स में सबसे पहले तो हम ये चेक कर लें कि उसकी सील प्रॉपर लगी कि नहीं। मतलब ये जो सील कवर्ड है जिसमें हमारी ईवीएम सुरक्षित है वोटिंग के बाद, ये प्रॉपर सील बंद है कि नहीं है, इसकी सील को चेक कर लें कि वो सुरक्षित है कि नहीं। यदि सील टूटी हुई है तो तुरंत अधिकारी को जानकारी दें, हमारे प्रत्याशी को या उनके प्रतिनिधि को आप तुरंत जानकारी दें इस बात की, अगर हमारी सील कहीं ना कहीं ब्रेक हुई है तो। दूसरी बात, ये आपकी कंट्रोल यूनिट है जो उस बॉक्स में से निकलेगी अभी, और इसमें भी आपको 2 सील दिख रही है यहाँ पर लगी हुई। यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना है कि वोटिंग जो मशीन है, जो कंट्रोल यूनिट है हमारे पास, इसकी पोलिंग एजेंट को जो फॉर्म 17C मिलता है, तो जिस दिन वोटिंग डली होगी तो हर बूथ पे हमारे एजेंट को फॉर्म 17C साइन करके दिया जाता है वहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। वहाँ पर एक नंबर दिया रहता है, हमारी इस मशीन का नंबर लिखा रहता है कि बैलेट यूनिट का नंबर क्या, कंट्रोल यूनिट का नंबर क्या है। तो ये नंबर का हमको मिलान करना है, वेरीफाई करना है कि जो फॉर्म 17C जो हमारे पास कागज है वही नंबर इस कंट्रोल यूनिट पे लिखा है या नहीं लिखा है। इस नंबर को वेरीफाई करने के बाद सुनिश्चित होगा कि वही कंट्रोल यूनिट हमारे सामने आई है काउंटिंग के लिए, ये उसी संबंधित बूथ वाली मशीन है, ये सुनिश्चित होगा। तो ये एक जरूरी प्रक्रिया समझना जरूरी है। अब कंट्रोल यूनिट पे जो सील लगी हुई है, ये सील टूटी हुई है क्या? अगर सील टूटी है तो भी आप अपने एजेंट को, उनके प्रतिनिधि को आप तुरंत सूचना दें इस चीज़ की। इसमें 2 सेक्शन है, जब काउंटिंग की बात आएगी, वोट आएंगे, ये ऊपर डिस्प्ले यूनिट में दिखेंगे आपको, मशीन में ऊपर डिस्प्ले यूनिट है, यहाँ पर वोट की संख्या मिलेगी, किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले, और ये रिजल्ट सेक्शन है जहाँ पर ये पूरा रिजल्ट हमारा स्टोर्ड है, मेमोरी एरिया जिसको हम बोल सकते हैं, जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर किया हुआ है। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अब समझना जरूरी है हम सभी को, कि जब भी रिजल्ट सेक्शन को ओपन करते हैं तो एक ये हरे रंग की ये पेपर को चेक करना है हमको, दिख रहा है, और ये हरे रंग की पेपर पे भी एक नंबर डला रहता है, वो नंबर आपको फॉर्म 17C में नीचे नीचे आपके प्रत्याशी ने मार्क करके दिया हुआ है, ये नंबर का आपको मिलान करना है। ये इस पर हमारे पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर भी होंगे। ये पेपर अगर कहीं पे कटा फटा हो, ये जो ग्रीन पेपर आपको सेंटर में दिख रहा है, ये कटा फटा है, मतलब यही वो पॉइंट है जहाँ से ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, उसको खोला जा सकता है। ये पेपर बड़ा सेंसिटिव है, ये अगर कंप्लीट है, कहीं पर टूट फूट नहीं है, तो ये सुनिश्चित करता है कि ईवीएम हमारी सेफ है, हम काउंटिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक बड़ा ज़रूरी बिंदु है समझने के लिए हमारे। अब सबसे ज़रूरी बात क्या है कि वोटिंग काउंटिंग प्रारंभ होने से पहले मशीन जब बटन दबाए, रिजल्ट सेक्शन का डिस्प्ले में आपका काउंट आना शुरू हो, उसके पहले वोटिंग मशीन में दर्ज टोटल वोट का मिलान फॉर्म 17C में जो काउंटिंग हमारे पास आई थी उससे जरूर कर लें। एग्जाम्पल के लिए आपके बूथ पर जितने वोट गिरे हैं उसकी काउंटिंग हमको चेक करना है कि ये दोनों का डेटा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पता लगा ईवीएम ने बोला है कि 400 वोट हैं और आपके पास दिया है कि 350 है, आपके पास जो फॉर्म 17C है, तो इसका मिलान हमको करना जरूरी है कि ये दोनों का डेटा सेम है, तो ये तय करेगा कि हाँ जितने वोट उस दिन डले थे उतने ही वोट इस ईवीएम में अभी दर्ज हैं। अब यदि किसी बूथ पे 630 वोटर हैं और यहाँ पे 395 लोगों ने वोट किया है, तो फिर फॉर्म 17C में वो जो जानकारी मैंने अभी आपसे शेयर की है वो 395 आपके पास लिखा हुआ आना चाहिए। ये आंकड़ा अगर डिफरेंट होगा तो ये बताता है कहीं ना कहीं ईवीएम में बाद में वोट ऐड हुए या कोई और प्रक्रिया हुई है, तो ये चेक करना है। अगर ऐसा नहीं है, कोई अलग काउंट आपके पास आ रहा है, काउंट आपका मैच नहीं हो रहा है, तो फिर आप अपने प्रत्याशी को या उन संबंधित जो एजेंट है अधिकृत उनको सबसे पहले जानकारी दीजिए, उसके बाद हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। सभी एजेंट को अपने प्रत्याशी का बैलेट नंबर याद रखना है।
जैसे आपके प्रत्याशी का नंबर अगर 2 है तो ईवीएम ना तो प्रत्याशी का नाम बताएगी ना सिंबल बताएगी हमारा हाथ का पंजा। ईवीएम सिर्फ क्रम से 1 2 3 किस प्रत्याशी को कितने नंबर कितने वोट मिले वो एक नंबर शो करेगी। बस हमें अलर्ट रहना है, देखना है याद से कि हमारे प्रत्याशी का क्रम क्या है। पहले नंबर पे अगर हमारा प्रत्याशी तो जो ईवीएम सबसे पहले नंबर दिखाएगी वो वोट हमारे प्रत्याशी का काउंट होगा। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ये डिपेंड करता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है उस विधानसभा में किस नाम से प्रत्याशी हैं उसके अनुसार हमारे प्रत्याशी की पोजीशन तय हुई थी, जो आपने देखी भी बैलेट मशीन पे। तो जो बैलेट मशीन का क्रम है उसी क्रम से ईवीएम अपने प्रत्याशी के टोटल वोट आपको डिस्प्ले में देगी, यहाँ पर काउंटिंग में देगी। प्रत्याशी का नाम या पार्टी का नाम या सिंबल यहाँ पर शो नहीं होता है, ये बात अपने को ध्यान रखना है। वो साथी खासकर जो नए हैं जिनका पहली बार अनुभव है काउंटिंग में बैठने का। सभी मतगणना एजेंट फिक्स प्रारूप में मतगणना संबंधी जानकारी को कलेक्ट करेंगे। मतलब जो फॉर्मेट आपको हमारे कैंडिडेट ने दिया है सभी टेबल पे उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर के पास में जो हमारे एजेंट अधिकृत उनके पास भी सारी टेबल का कॉमन फॉर्मेट है। तो सबका अपना अपना फॉर्मेट है। प्रत्येक राउंड के बाद हमको जानकारी को अपडेट करना है। ये भी निश्चित हुआ है कि हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस राउंड का। उस सर्टिफिकेट के बाद ही हमें अगले राउंड की प्रक्रिया को शुरू कराना है। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अगर हमने एक राउंड के बाद क्लेम नहीं करा या कोई बात नहीं हुई तो फिर 2 राउंड 3 राउंड के बाद उस विषय में बात नहीं कर पाएंगे हम। तो हमें ज़्यादा अलर्ट रहना है इस जगह पे। फॉर्म 17C के भाग 2 में रिजल्ट संबंधी जानकारी जो भरी जा रही है उसको वेरीफाई करें। मतलब अधिकारी भी जो 17C में जो एंट्री कर रहे हैं उस पर भी हमें ध्यान देना है जरूरी। कई बार यहाँ पे ये भी चूक होती है कि निर्दलीय के वोट हों या कोई दूसरी पार्टी के वोट है, हमने हमारे वोट तो गिन लिए और सामने वाले के वोट किसने जोड़ के उसमें लिख दिए। तो ये एक अनुभव मतलब आपको रखना पड़ेगा, ये बात समझना जरूरी है कि हम सभी के वोट पे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, नज़र रखें। हमारे उम्मीदवार के अलावा भी विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार कितने मिल रहे हैं, और ऐसा ना हो कि उसके अंदर निर्दलीय के अन्य पार्टी के वोट जोड़ दिए जाएं और हमारा ध्यान सिर्फ हमारे प्रत्याशी के वोट तक ही सीमित रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक बूथ के फॉर्म 17C में जो भी रिजल्ट का डेटा संग्रहित करा जा रहा है वो लास्ट में फॉर्म 20 में रखा जाएगा। जो मैंने डाक मतपत्र के समय आपको बताया था कि फॉर्म 20 आखिरी सीट है जहां पर ओवरऑल एंट्री होगी हर जगह से आके हमारे पास। सही जानकारी भरने में ध्यान दें, क्योंकि जब ये डेटा मशीन शो करती है और जब एंट्री होती है इस समय में ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जरा सी चूक एक गलत संख्या यहाँ पर लिखवा देगी और वो हमारा नुकसान कर देगी। चुनाव अगर थोड़ा टफ फाइट की तरफ जा रहा है तो ये शुरू में तो स्पष्ट होगा नहीं, राउंड जब आगे बढ़ेंगे जब ये बात हमें स्पष्ट होगी। तो अंतिम समय पहले मिनट से जब हमारी काउंटिंग शुरू हो तब से हमें ये प्रिकॉशन रखना है और अंतिम समय तक हमें टेबल पर उसी मुस्तैदी के साथ उसी ताकत के साथ जुटे रहना है। ये वो जरूरी बात है हम सबके लिए। अब इसमें एक सबसे अतिरिक्त बात है, जब ईवीएम की काउंटिंग हो गई तो वीवीपैट की गणना होगी। हर विधानसभा से 5 रैंडम बूथ की काउंटिंग होगी वीवीपैट की काउंटिंग के लिए। तो वीवीपैट मशीन आपको लगा होगा, याद होगा कि वोट डालते समय पड़ोस में वीवीपैट की मशीन थी। जिस व्यक्ति को हमने वोट किया है, मान लिया हमने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिया है, तो वहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी को सिंबल पे वोट जाता हुआ दिखा था, कुछ सेकंड के लिए आपने देखा और वो फिर डिस्कनेक्ट होकर बॉक्स के अंदर गिर गई। तो ऐसी 5 रैंडम मशीन्स पे काउंटिंग होती है। इसके लिए आपको प्रत्याशी अलग से गाइडेंस दे देंगे कि हम स्पेसिफिक उनके गाइडेंस से भी क्लेम कर सकते हैं कि कहाँ पर किन विशेष परिस्थितियों में हमें वीवीपैट की काउंटिंग करानी है। तो ये डिपेंड करता है उन सेंसिटिव बूथ्स पे, ये सेंसिटिव केस में जहाँ पर हम निर्णायक लड़ाई में बहुत नज़दीकी में हैं, वहाँ ये अलर्टनेस का बहुत बड़ा रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है। ईवीएम जब लास्ट काउंट हो जाएगी उसके बाद रिटर्निंग ऑफिशियल द्वारा ड्रॉ निकाला जाएगा और फिर उसके आधार पर वीवीपैट की पर्चियाँ गिनी जाएंगी। तो 5 वीवीपैट की काउंटिंग हमारी हर विधानसभा क्षेत्र में होगी। एक टेबल को वीवीपैट काउंटिंग बूथ बनाकर उस पर ही भी इन पर्चियों गणना की जाएगी। ईवीएम में प्राप्त मत और वीवीपैट में प्राप्त मत पार्टी वाइज ये मैच होना बहुत जरूरी है। दोनों आंकड़े अगर नहीं मिलते हैं तो फिर से वीवीपैट की गणना कराना पड़ेगी हमको। मतलब वीवीपैट में जो पर्चियों के जो रिजल्ट हैं
और जो ईवीएम ने जो रिजल्ट दिए, जो डेटा में आपने लिखा है, ये सभी प्रत्याशियों के मैच होना जरूरी है। अगर ये मैच नहीं होंगे फिर से वीवीपैट की आप काउंटिंग कराओ। तो ये रैंडम बेस पे इसलिए चयन होता है कि हम लोग क्लेम कर पाएँ कि सारी वीवीपैट गिनती में नहीं आएगी, सिर्फ 5 वीवीपैट गिनती में आएंगी आपके पास। गणना के बाद वीवीपैट पर्चियों काले पेपर के लिफाफे में रखकर सील किया जाएगा, क्योंकि आगे जब जो लीगल प्रोसीडिंग 6 महीने की होती है रिजल्ट को सेव रखने की, किसी भी लीगल आगे की कार्रवाई के लिए, तो उसके लिए इसको भी हमें काले लिफाफे में सील करके रखना अनिवार्य वीवीपैट की पर्चियों को। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मतगणना पूरी होने के बाद हमारे पोलिंग एजेंट को डीएमएम यूनिट को सील करने की प्रक्रिया पूरी होने तक रुकना जरूरी है। हम कई बार काउंटिंग देख के फ्री हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी ईवीएम का सबसे इम्पॉर्टेंट जो आत्मा है वो डीएमएम है। डीएमएम को बोलते हैं डिटेचेबल मेमोरी मॉड्यूल। जैसा मेमोरी होती है ना नॉर्मल में, आप देखते हो मेमोरी कार्ड होता है, थोड़ा बड़े साइज की डीएमएम मेमोरी है। आपके ईवीएम के सारे वोट उसी मेमोरी में सेव है। पूरी ईवीएम को रिजर्व नहीं करा जाता है, उस मेमोरी मॉड्यूल को, उस मेमोरी चिप को निकाल के रख लेते हैं और उसको सील करके सुरक्षित करना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया होने तक हमें वहाँ डटे रहना है हमेशा। तो डीएमएम यूनिट हर वोटिंग मशीन में लगा हुआ है। मेमोरी कार्ड जैसा डिवाइस है जिसे हम डिटेचेबल मेमोरी मॉड्यूल कहते हैं। इसमें वोटिंग का पूरा डेटा सेव रहता है। हमें जब आगे सुरक्षित करने की बात आएगी तो उसी को हम सेव करते हैं। ये जो हिस्सा ऊपर वाला दिख रहा है आपको डिस्प्ले के नीचे, यहाँ पर डीएमएम यूनिट लगी रहती है। तो हमारे एजेंट को इसको ओपन करने के पहले इसकी भी सील चेक कर लें कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। ये मेमोरी यूनिट आपको दिखेगी लगी हुई। जब खोलेंगे बॉक्स को, पुश करके इसको निकाला जाएगा। तो डीएमएम यूनिट को निकालने के बाद इसको बॉक्स में पैक किया जाएगा और उसको भी सील लगाना पड़ेगी, क्योंकि अगले 6 महीने तक ये सुरक्षित रहेगी। फ्यूचर में कभी भी कहीं पर लीगल प्रोसीडिंग में नीड होगी तो इसी को फिर किसी ईवीएम में लगाकर फिर से काउंटिंग चेक की जा सकती है। तो ये डीएमएम को पैक करने की प्रोसेस, इसको आखिरी में आपको पैक करा के ही क्लियर होना है। हमारे सारे एजेंट को ये बात सुनिश्चित करना जरूरी है। अपनी टेबल उसके बाद छोड़ेंगे, उसके पहले नहीं छोड़ेंगे हम। तो दोस्तों, शुभकामनाएं सभी हमारे प्रत्याशियों को, सभी नेतागण को। हम पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत से डटे रहें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट समय है। सरकार मध्य प्रदेश में जनता की सरकार लाना है, कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना है, माननीय कमलनाथ जी की सरकार को लाना है। तो हमें अंतिम क्षण तक मुस्तैदी के साथ डटे रहना है। हमें उम्मीद है मध्य प्रदेश की जनता जो भी फैसला करेगी कांग्रेस पार्टी के लिए शुभदायी है। हमें पूरी उम्मीद है, जनता ने कांग्रेस पार्टी के नेता तो भरोसा जताया है। जरूरत है हमें रविवार को अंतिम समय तक मुस्तैदी के साथ तैनात रहने की। शुभकामनाएं सभी प्रत्याशियों को, सभी साथियों को, पूरे कांग्रेस परिवार को। थैंक्स अ लॉट।